हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर पढ़ाया है। कुल 20 क्लास थी उसकी, और समय रहते ही मैंने उनको पूरा भी करवा दिया था। और फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस की वीडियो भी दी है। लेकिन अब मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और इसके बाद टॉप 200 की वीडियो भी लेकर आऊंगी, जिसमें 200 प्रश्नों का महत्वपूर्ण रिवीजन मैं करवाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पहला है WWF, दूसरा है WHO, तीसरा है पेटा और चौथा है UNEP। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प, UNEP। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। WHO जो है ये अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, और WWF और पेटा ये क्रमशः लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती हैं। यानी WWF लुप्त प्राय जीवों और पेटा जो है ये सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। तो साथ में आपको ये सब भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण और चौथा है ये सभी। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। कीटनाशकों से ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना तो है नहीं, वायु प्रदूषण भी नहीं, जल प्रदूषण, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। पहला है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा है एनहाइड्रस लवण, तीसरा है हाइड्रोफिलिक लवण और चौथा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। पहला है क्रोड संरक्षण, दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा है अपस्थानीय संरक्षण और चौथा है परिधीय संरक्षण। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है बी विकल्प, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चरागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि जो बहिस्थानीय यानी अपस्थानीय संरक्षण होता है, इसके अंतर्गत अत्यधिक संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? पहला है केनेप्स रिडले, दूसरा है लागर हेड, तीसरा है ऑलिव रिडले और चौथा है फ्लैट बैक। तो सबसे अधिक जिसकी संख्या है वह है ऑलिव रिडले। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? पहला है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा और चौथा है रसोई गैस। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से
जो संबंधित गैस है, जो जिम्मेदार है एक कारक, वह बताना है। तो वह है वाहनों से निकली गैसें। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? पहला है बिटुमेन, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है मेटालॉइड और चौथा है अयस्क। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे, ये पूछा जा रहा है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भूकंप मापा जाता है। पहला है बोफोर्ड पैमाने में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है न्यूटन में और चौथा है रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप की जो तीव्रता है इसे मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और यह जो रिएक्टर पैमाना है ये सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। पहला है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, दूसरा है अत्यधिक वर्षा, तीसरा है अम्ल वर्षा और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण पूछा गया है, तो ये है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जो बर्फ पिघल रही है, पिघल कर वह पानी बन जाती है और ये जो पानी है ये महासागरों के जल स्तर में वृद्धि करता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। पहला है सल्फर, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला है वृक्षों द्वारा, दूसरा है मछलियों द्वारा, तीसरा है जंतुओं द्वारा और चौथा है सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण यानी वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। जो वृक्ष होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला है 5 नवंबर को, दूसरा है 5 जनवरी को, तीसरा है 5 जून को और चौथा है 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? पहला है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन स्तर, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ये पूछा जा रहा है। तो वह होता है ओजोन स्तर। जो ओजोन मंडल है ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और यही वो परत है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। पहला है पेड़ पौधे और जंतुओं को, दूसरा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, तीसरा है जंतुओं एवं मछलियों को और चौथा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फ्लोरा और फौना जो है पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करते हैं। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के 2 अर्थ हैं।
एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों और पहचान का विवरण देते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। तो इतना याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पहला है वायु, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा गया है तो वह है तालाब। बी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति भी होती है, इसीलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं है? पहला है पेड़ पौधे, दूसरा है जंतु, तीसरा है सूक्ष्म जीव और चौथा है प्रस्तर। तो जीवी कारक जो नहीं है वह बताना है, यानी जो अजैव कारक है तो वह है प्रस्तर। प्रस्तर जो है अजैव कारक है, ये जीवी कारक नहीं है। बाकी आप तीनों देख रहे हैं, ये जीवी कारक हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पहला है स्थल मंडल में, दूसरा है जल मंडल में, तीसरा है वायुमंडल में और चौथा है प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, पहला है पैरासाइट, दूसरा है डीकम्पोजर, तीसरा है स्कैवेंजर और चौथा है ओमनीवोर। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। स्कैवेंजर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है मृदा प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व ऊष्मायन का कारण पूछा गया है तो वह है वायु प्रदूषण। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग। पहला है 3/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और चौथा है 2/3। तो महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है 3/4 यानी 3/4। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। पहला है सिलिका का, दूसरा है मैग्नीशियम का, दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का और चौथा है सोडियम कार्बोनेट का। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? पहला है धुआं और कुहासा, दूसरा है वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई नियम फिल करना है का प्रयोग रोकता है। पहला है कागज के थैले, दूसरा है प्लास्टिक के थैले, तीसरा है नायलॉन के थैले और चौथा है चमड़े के थैले। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, रोकते हैं होगा यहाँ पर। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले, जो प्लास्टिक के थैले होते हैं उनके प्रयोग पर रोक होती है, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं और जो मनुष्य होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। पहला है 44%, दूसरा है 23%, तीसरा है 40% और चौथा है 21%। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है लगभग 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और शेष जो होती हैं अन्य गैसें शामिल होती हैं। इसमें ऑक्सीजन का पूछा गया था, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है ये सभी। तो इसमें पूछा गया है परम तापक्रम पैमाना, तो वह होता है केल्विन। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पहला है सभी पौधों द्वारा, दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तीसरा है सभी हरे पौधों द्वारा और चौथा है वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। पहला है फोन में, दूसरा है डेसी में, तीसरा है डेसिबल में और चौथा है डेसिमल में। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है ये मापा जाता है डेसिबल में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पहला है कागज, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है धातु और चौथा है प्लास्टिक। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है इसका अपघटन नहीं होता, तो इसीलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है वह है राजस्थान। बाकी आप तीनों देख रहे हैं, गुजरात की भी समुद्री सीमा है, गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है, लेकिन राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। पहला है एटीपी, दूसरा है एसटीपी, तीसरा है बीओडी और चौथा है डब्ल्यूपीएल। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी से, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, बीओडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है कालरा, तीसरा है जुकाम और चौथा है मलेरिया। तो जो जुकाम होता है ये वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। यदि आपके घर में किसी एक व्यक्ति को जुकाम होता है तो धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पवन और चौथा है वृष्टि। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मध्य मंडल। क्योंकि वायुमंडल की जो मध्यमंडल परत है, मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, तो ये भी याद रखिए। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है मीथेन। तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है ये पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मीथेन। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, और जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। पहला है 1973, दूसरा है 1982, तीसरा है 1992 और चौथा है 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन यानी याम्योत्तर पर खिंची है? पहला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा और चौथा है प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन पर खिंची हुई है, याम्योत्तर पर खिंची हुई है? तो वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है अंडमान द्वीप और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वह है तमिलनाडु। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो 2011 के अनुसार 940 अनुपात 1000।
पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। स्त्री पुरुष यानी स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। पहला है 943 अनुपात 1000, दूसरा है 916 अनुपात 1000, तीसरा है 920 अनुपात 1000 और चौथा है 982 अनुपात 1000। तो जनगणना 2011 के अनुसार 943 अनुपात 1000, 943 स्त्रियां और 1000 पुरुष, यानी 943 स्त्रियों पर 1000 पुरुष। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है तितली। तो किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वह है केंचुआ। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जो राज्य जुड़ा हुआ है वह है उत्तराखंड। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है, तो ये भी याद रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भाटी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो इतना और साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला है एटियोलॉजी, दूसरा है नियोलॉजी, तीसरा है इथोलॉजी और चौथा है डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी। जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कराता है इथोलॉजी कहलाता है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये स्रोत है आयोडीन का। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैक हैं यानी लाइकेन जो है क्या है, ये पूछा गया है। पहला है परजीवी, दूसरा है रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक और चौथा है सहजीवी। तो सैक जो हैं ये सहजीवी होते हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सहजीवी कहे जाते हैं, और जो सैक है ये प्रमुख सहजीवी है। चौथा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला है वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में और चौथा है वाहनों एवं उद्योगों में। तो वाहनों में भी प्रयोग होता है सीएनजी का और उद्योगों में भी। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पहला है व्याख्यान, दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण, तीसरा है समूह वार्तालाप और चौथा है अध्ययन। तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, फील्ड विजिट। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका संक्षिप्त रूप है एलपीजी? तो ये है लिक्की। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी है लिक्विफाइड। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह पहला है रात्रिचर, पहला है उड़ता है, दूसरा है रात्रिचर है, तीसरा है शाकाहारी है और चौथा है बच्चे देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चों को जन्म देता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो मादा चमगादड़ होती है वह बच्चों को दूध भी पिलाती है, वह स्तनधारी होती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो बहुत ही कम समय में मैंने आज 50 प्रश्न करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।